वालेकुम अस्सलाम। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया? सर एक क्वेश्चन था। जी, पूछो। सर जैसे आप मैक में एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करके कोड को एंड्रॉयड के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो वैसे हम भी कर सकते हैं मतलब विंडोज़ में हम मैक आईओएस के लिए अपने कोड को टेस्ट करें? विंडोज़ में नहीं होगा। आप आईओएस के लिए नहीं टेस्ट कर पाओगे। उसके लिए या तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए आईओएस का। आप वहाँ पे लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। अदरवाइज़ आप एक्स कोड के थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि एक्स कोड जो है वो विंडोज़ पे इंस्टॉल नहीं होता। ऑल्टरनेटिव है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा है। विंडोज़ के लिए जो है आपके पास एक्स कोड नहीं इंस्टॉल होगा। ओके सर। क्योंकि एक्स जैसे हम एंड्रॉयड के लिए एक्स कोड यूज़ करते हैं ना, वैसे ही विंडोज़ पे जो है एप्पल पे हम आईओएस की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक टूल आता है एक्स कोड के नाम से, जो कि स्पेशली जो है आईओएस के लिए डिज़ाइन होता है। उसमें जी सर। तमाम चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो उसके लिए आप इज़िली यानी कि देख सकते हो। अपना प्रीव्यू जो है अगर आप देखना चाहते हो तो वो आप इज़िली कर सकते हो। और किसी के कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मुझे कल अपडेट किया गया है कि आप लोगों ने एक्सपो फ्रेमवर्क के बारे में स्टडी करना है। तो एक्सपो जो है उसी के बारे में आपने क्यों स्टडी करना है? ऐसा क्या उसमें आपको लग रहा है कि ये बेनिफिट रहेगा? सर उसका सेटअप ईज़ी है इस वजह से वही करना चाह रही हूँ। ओके, तो सेटअप ईज़ी, यानी कि आप सेटअप की वजह से कर रहे हो, अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, तो आपका जो यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, आपका कोर्स हो रहा है, उसका लेक्चर हुआ कोई अभी तक? सर आज होगा। आज होगा। तो उसमें कौन-सा फ्रेमवर्क वो यूज़ करेंगे? उसका कोई आइडिया है? कोई आउटलाइन दी है उन्होंने आपको? जी सर एक्सपो यूज़ करें। जी। एक्सपो यूज़ करें वहाँ पे तो। ये सबसे ओके। तो एक्सपो काफ़ी बेसिक सेटअप है। उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें जो हैं बिल्ट इन आती हैं। ओके, तो अच्छा, आप लोगों में से किन स्टूडेंट्स को जो है वो जावास्क्रिप्ट आती है और वो रिएक्ट लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं? और सीएसएस और एचटीएमएल इन चीज़ों के बारे में कौन-कौन जानता है? तो बेसिकली हमने सारी चीज़ें यही यूज़ करनी है, कंसेप्ट सारे इसी चीज़ के होंगे। हम में से जितने लोगों को आइडिया है वो अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं, और जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अब वो अपने हैंड रेज़ करें जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इन चीज़ों के बारे में। इशमाल को आइडिया है जावास्क्रिप्ट का और रिएक्ट लाइब्रेरी का? ये सर जावास्क्रिप्ट का काफ़ी थोड़ा बहुत है नॉलेज। ओके, तो रिएक्ट का क्या आपको आइडिया है कि रिएक्ट में क्या हम यूज़ करते हैं? तो रिएक्ट का यानी कि आपको आइडिया नहीं है, जावास्क्रिप्ट का है जस्ट, ऐसे ही है? नहीं सर थोड़ा बहुत है रिएक्ट का भी लेकिन अभी उस प्रैक्टिस नहीं की हुई। ओके। और इसके अलावा और कोई पर्सन हो? निम्र अरशद, आपको क्या आइडिया है इसके बारे में, रिएक्ट की लाइब्रेरी के बारे में? क्योंकि आप तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं ना। जी सर मुझे तो कोई आइडिया ओके, तो आपके तो ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे क्या? नहीं करवाया ना। मैं तो अब ले रही हूँ, कल नहीं लिया था सेशन। ओके, कल वाला सेशन आपने नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी हम रिएक्ट नेटिव में लर्निंग करने वाले हैं ना, इसमें आपका सबसे जो प्रोमिनेंट होगा वो जावास्क्रिप्ट है। कि आपने जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि जावास्क्रिप्ट में हम कोड कैसे कर सकते हैं। अगर उसमें अगर ये भी सोचो कि आप रिएक्ट का कोड लिख रहे हो,
तो रिएक्ट भी जो है वो जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, बस हम उसको जो बोल रहे हैं वो रिएक्ट है, यानी कि हम उसको एक फ्रेमवर्क बोल रहे हैं। तो फ्रेमवर्क जो लाइब्रेरी हम उसको बोल रहे हैं रिएक्ट को, तो जो रिएक्ट है वो लिखा तो जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के अंदर ही जाता है, लेकिन उसमें पहले से कुछ उन्होंने ऐसे फंक्शंस बनाए हुए हैं जिनको हम रीयूज करते हैं। जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी है, उसका सिंटैक्स है हमारे पास। हमने क्लासेस बनानी है, उसका सिंटैक्स है। ऑब्जेक्ट है, एरे का सिंटैक्स होता है कि हम वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद नेम डिफाइन करते हैं, इक्वल साइन के बाद हम एरे डिफाइन करते हैं। तो ये एक सिंटैक्स। तो ऐसे ही रिएक्ट के अंदर जो है वो लिखा हमारा सेम सिंटैक्स जो फॉलो किया जाएगा वो जावास्क्रिप्ट का ही किया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हम पहले से डिफाइन की गई हैं लाइब्रेरी के अंदर, जिसको हम यूज़ करें। जैसे कि अगर हम फंक्शन की बात करें, तो रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन को एज अ कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है कि हम उसको कंपोनेंट बनाएंगे। और उसके साथ साथ जो आप फंक्शन की प्रॉपर्टीज पास करते हो, इनके जो पैरामीटर्स होते हैं उसके जो आप उसकी हेडर के अंदर ऐड करते हो, उसको हम प्रॉप्स बोलेंगे बेसिकली, कि ये हमारा प्रॉप है। तो ये दो थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें रिएक्ट के अंदर जो है आपको एक और एडिशनल चीज़ मिलती है, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर। तो इसमें आपका जो जावास्क्रिप्ट है और उसके साथ जो एक एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं एक्सएमएल, इनको कंबाइन करके उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई है, यानी कि उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई है जो कि एक्सएमएल जो है वो एज अ हमारा एचटीएमएल काम करेगा। यानी कि जो एचटीएमएल का कोड हम लिखते हैं सेपरेटली, वो अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल। तो अब जो एक्सएमएल की एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं, वो जो कंपोनेंट मिलके बनाएगा, इनके जावास्क्रिप्ट का फंक्शन और हमारा एक्सएमएल जो मिलके हमारी एक चीज़ बनाएगा, उसको हम बोलेंगे जेएसएक्स, यानी कि जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। और वो हमारा जो हम उसको कॉल करेंगे, कि हम उसको बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसको बताना कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन में रीड करना है, तो वो आपका एक कंपोनेंट बन जाएगा जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उसको आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो एक कंपोनेंट की तरह आप उसको, ये एक टर्म बोली जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट फिक्स हो जाएगा हमारा, वो एक टर्म बोली जाएगी कि उसको हम कंपोनेंट कहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो एक जेएसएक्स भी है, और उसके साथ साथ वो जावास्क्रिप्ट भी है, उसके साथ साथ वो एक एक्सएमएल भी है। यानी कि दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी है। और साथ साथ हमारा जो है वो एक रिएक्ट की लाइब्रेरी का जो टर्म है कंपोनेंट, वो भी एक चीज़। तो इन चीज़ों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है एज अ टर्म बोली जाती हैं, क्योंकि हमने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की हैं जिसकी वजह से एक न्यू नाम बने, यानी कि हमने एक न्यू चीज़ क्रिएट की है, उसको हमने नया नाम दे दिया। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं वो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना उसमें, क्योंकि वो बेसिक से ही स्टार्ट है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वो बेस से ही, यानी कि आपके जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की बेस पे ही है। और आपने जो सिंटैक्स फॉलो करना है, जो रूल्स फॉलो करने हैं, वो सारे आपने जावास्क्रिप्ट के ही फॉलो करने हैं। आपने फंक्शंस बनाना हो, आपने वेरिएबल बनाना हो, आपने लॉजिक बिल्डिंग करनी हो, आपने इफ एल्स यानी कि क्रिएट करना हो, आपने लूप यूज करना हो, जितना भी आपने वर्किंग करनी है वो सारी बेसिक से ही होगी। उसमें आपने जावास्क्रिप्ट के बेसिस को ही यूज़ करते हुए तमाम चीज़ें अपनी क्रिएट करनी है। और रिएक्ट नेटिव की अगर हम बात करें, तो रिएक्ट नेटिव एक हमारे पास फ्रेमवर्क है। वो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम ये रिएक्ट की लाइब्रेरी और एंड्रॉयड के जो किट्स हैं जिसको हमने यूज़ करना है, तो उनको हम मिला के एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो रिएक्ट के नेटिव के अंदर कोई एक सेपरेट कोड नहीं है जिसको हम यूज़ करें। उसके अंदर हमारा नेटिव कोड ही है जो हम पहले से लिख रहे हैं वेब के लिए या एंड्रॉयड के लिए या आईओएस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्ट नेटिव के कोड की बात करें, तो वो उसमें तो जावास्क्रिप्ट है आपके पास, स्टाइलिंग के लिए सीएसएस है, और उसके साथ साथ आपका एचटीएमएल है। तो ये चीज़ें तो हैं ऑलरेडी। अगर आप इसके अंदर पीएचपी ऐड करते हो, पाइथन ऐड करते हो, वो इजीली आप जैसे वेब में कॉन्फ़िगर करते हो वैसे सेम यहाँ पर होगा। एनवायरनमेंट के लिए हम नोड जेएस का एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक रन टाइम है जो कि हमारे इंटायर जावास्क्रिप्ट कोड को रन करेगा। उसी के अंदर हमारे तमाम कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बेबल हो गया और जेएस कोर हो गया। ये तमाम कंपाइलर्स भी उसी नोड मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि हमारे कोड को कंपाइल करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे का लिंक है। और रही बात हमारे नेटिव कोड की, तो एक्सपो फ्रेमवर्क के अंदर हमारा नेटिव कोड अवेलेबल नहीं है। जैसे हमने कल सीएलआई में पढ़ा था कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं,
स्क्रीन विजिबल हो रही है आप सबको? ओके, तो ये हमारे पास एक एक्सपो का कोड बेस है। तो अगर आप इसमें गौर से देखें, जो कल हमने सेटअप किया था उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसमें आपको जो है नेटिव कोड नहीं मिलेगा। जैसे हमने CLI में पढ़ा था कि हमारे पास एक नेटिव फ़ोल्डर्स अवेलेबल है एंड्रॉयड और iOS की। अगर मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊँ। तो अगर आप यहाँ पे CLI वाले प्रोजेक्ट में देखें, तो यहाँ पे आपके पास एक एंड्रॉयड और iOS दोनों का फ़ोल्डर अवेलेबल है। इसका मतलब ये है, अगर आपको किसी भी स्टेज पे नेटिव कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको नेटिव फ़ोल्डर के अंदर आप जाके चेंजिंग कर सकते हो। लेकिन ऐसा एक्सपो के साथ नहीं होगा। एक्सपो के साथ अगर आप नेटिव कोडिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक्सपो से बाहर निकलना पड़ेगा। उसको एक्सपो से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अपने कोड को, और उसको दोबारा से CLI में ऐड करना पड़ेगा, और फिर जाके आप अपना प्रोजेक्ट का जो है कोड लिख सकते हो। अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये दोनों फ्रेमवर्क्स का यानी कि CLI और जो आपका एक्सपो वाला फ्रेमवर्क है, इसमें यही डिफरेंस है मेजर। बाकी आपका वर्किंग सेम है। तमाम चीज़ें वहीं पर होंगी, लेकिन फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स का भी आपको डिफरेंस मिलेगा। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मतलब कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया मल्टीपल लाइब्रेरीज़ का कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होता है, यानी कि उनको मल्टीपल लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए उन्होंने कॉन्फ़िगर किया। यानी कि कंपनी है, एक ग्रुप ऑफ यानी कि कंपनी डेवलपर्स हैं, जिन्होंने बोला कि हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है हर बार, तो उसमें ये इश्यूज आते हैं। अब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट आउट किया। टेस्ट आउट करने के बाद उसको कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर किया। कॉन्फ़िगर के लिए उन्होंने डिफरेंट फाइल यूज़ की, पैकेट.json यूज़ किया उन्होंने, जेएस कॉन्फ़िग, मेट्रो कॉन्फ़िग, इस तरह की डिफरेंट फाइल, बैबल कॉन्फ़िग, डिफरेंट फाइल उन्होंने यूज़ की, जिसको यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी तमाम कोड लिखा। वो तमाम कोड जो है आपका नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर, यानी कि हमारा जो रन टाइम है, उसके अंदर उन्होंने प्री बिल्ट डाल दिया। जैसे ही हम कोई npx क्रिएट रिएक्ट ऐप या एक्सपो ऐप करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो इंटरनेट पे जाता है, उनका वो फ़ोल्डर जो उन्होंने क्रिएट किया है वहाँ पे, वो डाउनलोड करके ले आता है। यानी कि अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन खुद करने बैठे हैं, तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब ये जब हम npx कमांड लिखते हैं, तो इंटरनेट से वो एंटायर फ़ोल्डर जो है, अपने पूरे स्ट्रक्चर के साथ जो उन्होंने वहाँ पे डिफ़ाइन किया है, वो डाउनलोड करके लेके आता है। जैसे कि अगर हम एक्सपो की बात करें, तो एक्सपो के लिए हमारे पास कमांड है npx create expo app latest। तो ये क्रिएट जो है, आपने काफ़ी देखा होगा अगर आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट बना रहे हो, वाइट वगैरह के, या फिर नेक्स्ट जेएस, इस तरह के डिफरेंट फ्रेमवर्क के। तो क्रिएट आपके पास अब यूज़ करो, तो क्रिएट हमारे पास एक टाइप का पैकेज है, जो कि हमें डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो हम मिडल में जो है उसका नाम लिखते हैं, जिसका जो फ्रेमवर्क का हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे तो नेक्स्ट ऐप बन जाएगी, अगर आप वाइट लिखोगे तो वाइट ऐप बन जाएगी, अगर आप रिएक्ट ऐप लिखोगे तो यहाँ रिएक्ट ऐप बन जाएगी। तो ये एक टाइप का एक पैकेज है, डिफरेंट पैकेज है, जिसमें ये तमाम एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर किया गया है कि इंटरनेट से वो उस टाइप की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें। तो ये भी आपका एक एडिशनल जो है यानी कि पैकेज यूज़ किया जा रहा है। ऑफ़िशियल ऐसा नहीं था, लेकिन ये जब से ये क्रिएट वाला पैकेज आया, तो इससे काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो गई हैं कि आपको हर फ्रेमवर्क की मल्टीपल कमांड याद नहीं करनी पड़ती। तो आपके माइंड में सिंपल होता है कि क्रिएट हाइफ़न और उसके बाद उस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क का नाम लिखना है, जिस फ्रेमवर्क के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊँ, तो अगर हम नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क पे जाएँ, तो इसकी भी अगर आप कमांड देखोगे, npx create next app। और इसके अलावा अगर हम वाइट फ्रेमवर्क की बात करें, तो ये npm वाली बेसिकली कमांड है। यहाँ पे npx हमारे पास, तो npm और npx में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर किसी को आइडिया है इस चीज़ का, तो वो मुझे बता सकते हैं कि npm और npx में क्या डिफरेंस है।
किसी को कोई आइडिया है एनपीएक्स और एनपीएम में क्या डिफरेंस है? सर आप बता दें। अब जो एनपीएम है वो आपका ग्लोबल नोड मॉड्यूल, यानी कि जो आपने सिस्टम इंस्टॉल किया नोड मॉड्यूल, उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करता है। यानी कि जो भी आप प्रोजेक्ट सेटअप करोगे, कोई भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, तो वो आपका जो ग्लोबली आपने इंस्टॉल, ग्लोबली मतलब ये होता है आपने जब अपना नोड मॉड्यूल सेट किया था, नोड का जो नोड जेएस जब इंस्टॉल किया था, तो उस टाइम पे आपका जो एनपीएम है, एनपीएम पैकेज मैनेजर उस नोड मॉड्यूल का, वो भी इंस्टॉल हो चुका था। अब वहाँ पे जो भी आपका वर्जन चल रहा होगा, जो भी आपकी पैकेजेस फाइल हैं, जो आपने पैकेजेस वहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, उस सी ड्राइव के फोल्डर के अंदर जहाँ पे आपका नोड मॉड्यूल सेट है, तो एनपीएम क्या करेगा, जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपने वहाँ पे चीज़ें डाउनलोड की हैं, जितना पुराना वर्जन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट सेटअप करके देगा। एनपीएक्स क्या करता है, वो आपका जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं वो इंटरनेट के अकॉर्डिंग यानी कि डिपेंडेंट करता है, यानी कि जो लेटेस्ट वहाँ पे बाइनरी फाइल्स होती हैं जो अपडेटेड फॉर्म में होती हैं, तो वो वहाँ से वो कॉपी करके लेके आएगा, वो आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को नहीं देखेगा। उसमें आपका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है वो वहाँ पे लिंक नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है इसका, क्या अगर आप यूज़ कर रहे हो। ओके, तो अच्छा, अब आपको बेसिक आइडिया हो चुका है। अब हम सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में देखते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है एक्सपो का? ओके, तो हिना और लाइबा और सबाहत, आप लोगों ने नहीं किया। निम्रा अरशद, आपने भी एक्सपो का प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया, तो मुझे आप बता सकते आपका किया है, आता नहीं हुआ। जी सर मैंने कर लिया सेटअप। हैं एक्सपो वाला? सर वो ना मोबाइल के साथ अटैच करना, तो वो वहां से अटैच नहीं हो रहा था, फिर सर ने कहा था मैं क्लास में बताऊंगा रात को। तो मोबाइल के साथ अटैच करने के लिए तो आपने क्यूआर कोड स्कैन करना है जस्ट। तो ये एरर दे रहा है, वो सर कह रहे हैं या तो लोकल होस्ट का एरर है या किसी और चीज का है, वो कहते फिर मैं देख के बताऊंगा। ओके, तो आपका लोकल होस्ट रन नहीं कर रहा। वॉचमैन आपने इंस्टॉल किया था? हाँ सर। उसी का शायद एरर आ रहा है। ओके, तो लिम्रा और लाइबा, आप लोगों ने जब एक्सपो इंस्टॉल किया तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी वहां पे, और कितना इजी था वो प्रोजेक्ट सेटअप करना, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं? सर मेरे पास जो एरर आए थे ना वो कोड में था। सर ने ना जो टेक्स्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा रहे थे ना, पहले सर ने कुछ और करवाई थी, फिर दूसरी करवाई थी, तो एरर रिजॉल्व हो गया। ओके, तो टेक्स्ट की लाइब्रेरी तो हमारे पास बिल्ट इन वहां पर आती है। जी सर बिल्डिंग पे आ रही थी, लेकिन सर ने लिखवाई थी लाइब्रेरी। ओके, निम्रा आपको? मेरा और से पूछा तो उन्होंने कहा कंट्रोल प्लस सी करके आप दोबारा से मैंने किया, वो ठीक हो गया। ओके, ओके, तो जिन्होंने जो वेब के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि ईज़ा, इस्माइल भी मेरे ख्याल में इस्माल है नाम इनका, या हाँ इस्माल जो है, इसमें इसमें अच्छा इश्माइल। तो इश्माइल, आप जो प्रोजेक्ट का एक्सपो सेटअप किया था आपने, तो उसमें आपने क्या नोटिस किया कि कितना इजी है सेटअप करना और इसको प्रीव्यू करना? सर मैंने जो है उसको का कर लिया था, वो फर्स्ट में मेरा भी यही सर्वर एरर वगैरह आया था, फिर सर ने कहा था दूसरी फाइल ब्लैंक प्रोजेक्ट की दी थी, फिर मैंने वो ब्लैंक प्रोजेक्ट की है तो वो हो गया, लेकिन मोबाइल से मेरा भी मोबाइल से स्कैन किया तो वो मोबाइल पे ओपन नहीं हो रहा, लेकिन वेब पे मतलब ब्राउजर पे हो रहा है। ओके, ईज़ा आपको भी सेम इशू? मोबाइल वाला एरर काफी सारे स्टूडेंट्स को आ रहा है। ओके, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। जी ईज़ा, मेरा हो गया था। आपका हो गया? जी सर। तो आपको, आपने क्या क्या सेटअप जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया था जिसकी वजह से आपको कोई एरर रिसीव नहीं हुआ?
सर, जो कमांड्स सर ने बताई थी ना एक्सपो क्रिएट एक्सपो वाली, उसे कमांड लाइन पे वो की थी और प्रोजेक्ट बनाया था। उसके बाद वो स्कैन वगैरह किया था तो हो गया था। ओके नीलम। मेरा भी हो गया। जी जी। मेरा भी हो गया था, मैंने ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया था। ओके, तो आप सबने ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया, किसी ने एग्जाम्पल वाला जो नहीं, टेम्पलेट? किसी ने एग्जाम्पल वाला बनाया, किसी ने ब्लैंक बनाया। ओके, तो जिनका एग्जाम्पल वाला नहीं हुआ वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके चलिए, इनके दो लोगों का जो है वो एग्जाम्पल वाला प्रोजेक्ट सेटअप नहीं हुआ। चलिए अब हम इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेंगे वन बाय वन। बेसिकली इसके लिए ना आपको एक वॉचमैन चाहिए होता है, जो कि आप इंस्टॉल करते हो, जिसकी जो आपका जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं उसको वॉच करेगा, और उसमें कोई अगर इशू होगा, कोई पैकेज मिसिंग होगा, तो वहाँ पे वो आपकी हेल्प करेगा। उसके लिए पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको मेंशन है, जब आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो ओके, तो यहाँ पे ओके, जब पहले देख रहे होते हैं तब तो वॉचमैन आ रहा होता है, और अब जब देखो तो वॉचमैन नहीं नजर आता। ओके चलिए, मैं आपको वॉचमैन की जो कमांड है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि मैक के ऊपर बहुत इजी है वॉचमैन इंस्टॉल करना, क्योंकि हमारे पास मैक पे एक पैकेज मैनेजर होता है ब्रू के नाम से, तो वो होम ब्रू, तो उसके ज़रिए हम इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं। विंडोज़ का यहाँ मेंशन नहीं है कि वॉचमैन कैसे आएगा, वैसे बिल्ट इन आ जाता है आपके पास वॉचमैन, उसमें आपको इजीली मिल जाता है। ओके, तो अब हम सब बेसिक डिस्कशन हमने कर लिए। अब हम प्रोजेक्ट सेटअप की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट हम क्रिएट कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक फ़ोल्डर्स टाइप का टर्मिनल ओपन करते हैं। तो मैं अपना सीएमडी ओपन कर लेता हूँ। सीएमडी यूज़ करना आता है किसी को? जी सर। यस सर। ओके, तो सीएमडी बेसिकली क्या है? कोई मुझे बता सकता है? सीएमडी क्या चीज़ होती है? सीएमडी हम क्यों यूज़ करते हैं? सर ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसमें हम कमांड्स वगैरह रन करते हैं विंडोज की। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेल्स होते हैं। उसके बारे में किस आइडिया है कि वो क्या होते हैं? नो सर। अब जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, किसी भी टाइप का अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, वर्ल्ड में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़, मैक, लिनक्स, और इसके अलावा जो भी और भी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जो कि माइनली यूज़ हो रहे होंगे, जैसे कि हुआवे ने अपना बनाया है। तो आप इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कर्नल होता है। तो कर्नल के बारे में तो आपको आइडिया होगा भी, कर्नल क्या होता है? ये तो आपने पढ़ा होगा कर्नल के बारे में। कर्नल बेसिकली आपका जो हार्डवेयर है और आपका जो यूज़र है, उसके साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करने में हमें हेल्प करता है। यानी कि जो आपके हार्डवेयर की डिवाइसेज़ हैं, उसमें जितनी भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपने ग्राफिक कार्ड लगाना है, आपने कीबोर्ड अटैच करना है, माउस अटैच करना है, उसके बाद वाई-फाई सेंसर लगाने हैं, कुछ भी आपने ऐड करना है, तो वो तमाम चीज़ें की जो प्रोग्रामिंग है कि वो कैसे कॉन्फ़िगर होंगी, वो आपके कर्नल में अवेलेबल है। अब हमने जब उस चीज़ को कमांड देनी है,
अपने कर्नल को कि आपने ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना है, आपने कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है, आपने ये कमांड वहाँ पे रन करनी है, हमें डिस्प्ले में ये दिखाना है, या डिस्प्ले यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है, उसके मॉनिटर के साथ हमें ये चीज़ एप्लीकेशन ओपन करके दिखानी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैंडल कर रहा है, वो कर्नल हैंडल कर रहा है। और कर्नल जो है वो एक सिक्योर होता है, यानी एक बिल्कुल एक पोर्टल के अंदर एक सिक्योर होता है, जहाँ पे उसके पास जो है बाहर की जो एप्लीकेशन है, उस वो वहाँ पे नहीं जा रही होती। यानी कि कर्नल की एक सिक्योरिटी होती है। अगर आपका कर्नल ब्रीच हो गया, इसका मतलब है आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो वहाँ पे एक्सेसिबल होंगी हैकर्स को। तो कर्नल की जो सिक्योरिटी है वो डिफाइन की जाती है कंपनी की तरफ से। तो उसमें वो तमाम चीज़ें वो ऐड ऑन करती हैं कि कर्नल जो है वो इजीली ब्रीच ना हो, और आपका जो जितनी भी मॉनिटरिंग सिस्टम है वो वहाँ पे इजीली रहें। आप अक्सर देखते होगे जब भी हमारे पास कंप्यूटर में वायरस आता है, तो हमारा एंटीवायरस में हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। तो वो बेसिकली कर्नल बता रहा होता है कि आपका ये वाला जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, पीस ऑफ कमांड जो है, ये इस डिवाइस को जो है अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको स्क्रीन को डैमेज कर रहा है, आपकी फाइल एंड फोल्डर्स को खराब कर रहा है। तो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अब जबकि हम शेल की बात करें, तो शेल हमारे पास डिफरेंट टाइप के शेल्स होते हैं, जैसे जी शेल हो गया, बैश हो गया। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास शेल्स हैं। वो क्या है, वो कमांड्स हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम कर्नल्स को देते हैं यूजर एंड पे। अगर हम यहाँ पे ZS शेल यूज़ करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये है, और पावर शेल अगर आप यूज़ करते हो VS कोड के अंदर, और नोड शेल भी अगर आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपके पास क्या है कि वो एक सेट ऑफ कमांड है जो कि आप लिख रहे हो। तो CMD के अंदर जो भी हम कमांड लिखते हैं वो बेसिकली हम शेल को प्रोवाइड करते हैं। शेल वो कमांड लेके जाता है अपने कर्नल के पास, कर्नल को अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कर्नल उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास टास्क परफॉर्म करता है। हार्डवेयर को उसने बताना है, उसने प्रोसेसर को बताना है, जिस भी चीज़ को उसने वो कमांड्स प्रोवाइड करनी है, वो डेटा वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो है हमारे पास आउटपुट शेल के थ्रू वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास शेल होता है। तो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आपको फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो शेल को अपना खास नोट करके रखना है कि आप कौन से वाला शेल यूज कर रहे हो। कुछ शेल के अंदर डिफरेंट कमांड्स यूज होती हैं, माइनर सा डिफरेंस आता है कि हर शेल के ऊपर डिफरेंट यानी कमांड यूज होती है। जैसे कि अगर हम पैकेजर की बात करें, तो npx हमारे पास एक पैकेज मैनेजर है, यॉन भी हमारे पास पैकेज मैनेजर है, pnp भी हमारे पास पैकेज मैनेजर है, बन भी हमारे पास एक पैकेज मैनेजर है। अब ये पैकेजेस हैं जो कि हमने इंस्टॉल करनी है। अब जब हम पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो शेल को पता होना चाहिए कि ये जो पैकेजेस हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो इसका आइडिया शेल को होना चाहिए। उसके लिए हम सिस्टम में इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट करते हैं, और इसको इंस्टॉल करने के बाद बताते हैं शेल को कि ये हमारा जो है पैकेज मैनेजर है जिसके थ्रू आपने डाउनलोड करना है। तो अब जब ये हम कमांड लिखेंगे, यानी कि ये हम कमांड लिख रहे हैं, तो npx मैंने जैसे लिखा, तो मैं पहले फोल्डर में आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने अपना सेटअप करना है। तो अब ये शेल की कमांड है cd। तो अब मैंने उसको बताया कि वर्कस्पेस नाम के फ़ोल्डर पर आना है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नाम का फ़ोल्डर है। और अगर मैं ls करूँ, तो अब ये ls की जो कमांड है शेल की, ये अब मैक और लिनक्स के ऊपर वर्क करती है। ls की कमांड अगर विंडोज़ पे टाइप करोगे, वहाँ पे वर्क नहीं करेगी। वहाँ पे आपको चाहिए dir। ठीक है, cd सेम है, चेंज डायरेक्टरी, cd सेम है। dir जो है वो हमारा डिफरेंस है कि आपने यहाँ पे dir टाइप करना है। तो ls अगर मैं टाइप करूंगा, मुझे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर, यानी कि प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है जिसमें हमने चेंज डायरेक्टरी किया कि आप इस डायरेक्टरी में जाओ, तो जैसे हम यहाँ पे इस डायरेक्टरी में हैं, उसके बाद हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स फोल्डर शो हो रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे फोल्डर्स एंड फाइल्स होंगी, वो हमें यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो आप देख सकते हो जितने भी फोल्डर्स यहाँ पे यहाँ शो हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का एक फोल्डर बनाया था cd। अब मैं इस फोल्डर में जाना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा चेंज डायरेक्टरी स्पेस, और इसका सेम टू सेम नेम दूंगा जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है। तो जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा, तो अब आप देख सकते हो हमारा पाथ जो है वो चेंज हो चुका है, और अब यहाँ पे रिएक्ट नेटिव शो हो रहा है। अब जो भी मैं कमांड रन करूंगा, अब या तो वो ग्लोबली जाएगी, ग्लोबल मतलब हमारे सी ड्राइव के जाएगी, यानी कि सी ड्राइव के अंदर जो चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी वहां जाएगी, या फिर हमारे इस फोल्डर के अंदर रहेगी। तो इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगी। ग्लोबली तब भी जाएगी जब वो ग्लोबल कमांड हम देंगे। उसके लिए हम -g यूज करते हैं, यानी कि फ्लैग यूज करते हैं ग्लोबली, कि आपने ये चीज़ जो है ग्लोबल इंस्टॉल करनी है। अगर हम फ्लैग नहीं यूज करें, तो वो यहीं रहेगी। कुछ ऐसी कमांड होती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही ग्लोबल होती हैं, वो लोकली इंस्टॉल होती नहीं है। तो वो थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। वो कोर लेवल लैंग्वेज जो आपके पैकेजेस होते हैं उन्हीं पे यानी कि वर्क कर रहा होता है। बाकी जो आपकी नॉर्मली कमांड होंगी वो इसी फ़ोल्डर में काम करेंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक कमांड टाइप करता हूँ npx create expo app @latest।
तो अब ये मैंने कमांड टाइप की। अब बेसिकली ये कमांड जो है मैंने शेल को प्रोवाइड की है। शेल को मैंने बोला ये कमांड है, ये आपने डाउनलोड करनी है। अब इस कमांड के अंदर लिखा हुआ, अब कर्नल को आइडिया है कि जब उसने नोड जेएस इंस्टॉल किया था सी टाइप के अंदर, तो उसके अंदर पहले से बताया गया कि npx जब लिखा जाएगा तो आपने कौन से इंटरनेट पे फोल्डर पे जाना है, यानी कौन से इंटरनेट पे जो सर्वर है वहां पे जाना है और वहां से ये चीज़ें डाउनलोड करके लिखें। तो अब ये कर्नल के अंदर सेट किया गया, यानी कि जब हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया तो इसका मतलब है सर कर्नल को जो है उसके बारे नोड के बारे में जो है वो पता लग गया था कि नोड के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगी। तो ये शेल जो है हमारा, जो यहाँ पे हम यूज़ करें, जेड शेल है, जी शेल जिसको भी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सिस्टम की, तो हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप के शेल यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं थोड़ा सा टर्मिनल पर आऊँ, तो अभी यहाँ पे देखोगे जेड शेल है। अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ तो डिफरेंट टाइप के शेल मुझे मिल जाएंगे। जावा बैश है एक हमारे पास, और जावास्क्रिप्ट डिबगिंग टर्मिनल, क्योंकि अभी तक मेरे पास यही इंस्टॉल है। आपके पास तो डिफरेंट भी हो सकता है। विंडोज़ के अंदर जो आता है पावर शेल ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है वीएस कोड में। तो ये यानी कि शेल हैं जो कि हमारी कमांड्स लेके जाएंगे। अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट सेटअप के ऊपर। जैसे मैंने ये कमांड टाइप की, अब इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। तो अब मैं इंटर प्रेस करूंगा। अब अच्छा सॉरी, तो ये थोड़ा-सा एरर दे रहा है क्योंकि एक्सेस नहीं है। विंडोज़ के ऊपर तो प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन मैक और लिनक्स के ऊपर एक प्रॉब्लम आता है। तो अच्छा, क्लियर कमांड जो है, अगर हमारे पास टर्मिनल बिल्कुल फुल हो चुका है, हमें क्लटर नज़र नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं भी इसकी हिस्ट्री क्लियर हो जाए, तो हम यहाँ पे क्लियर लिखेंगे, तो आपका जो जितना भी है ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sudo npx क्रिएट। तो sudo बेसिकली मैक ओएस के लिए। अगर मैं कभी भी sudo टाइप करूँ तो आप लोगों ने वो टाइप नहीं करनी, क्योंकि आपका वर्क नहीं करेगा। expo app create। अब मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा sudo कमांड की वजह से, तो अब इसका मतलब है उसको एक्सेस मिल गया। अब जैसे उसने इंस्टॉल किया तो उसने बताया नोड का जो है आपके पास ये है एक्सपेरिमेंटल वार्निंग है। कॉमन जेएस मॉड्यूल जो है हमारे पास, वो जो है एक्सपेरिमेंटल वार्निंग है, उसमें कुछ डेवलपमेंट चल रही है। तो लेकिन वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर लोडिंग ईएस मॉड्यूल। ईएस मॉड्यूल के ईएस के बारे में जानता है कोई? जो ES6 जावास्क्रिप्ट है। यस सर, ECMAScript है ये, एडवांस जावास्क्रिप्ट। एक्वास्क्रिप्ट क्या होती है बेसिकली? सर एडवांस जावास्क्रिप्ट। ओके, एडवांस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे अब हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नोड नीड टू इंस्टॉल फॉलोइंग पैकेजेस। तो उसने बोला है कि आपके पास 3.1.1 वर्जन है जो कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं। वाई का मतलब है हम उसको प्रोसीड कर रहे हैं, इंटरप्रेस करेंगे तो ये प्रोसीड हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहे हैं क्रिएट एक्सपो प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट। तो हम टेम्पलेट जो है बाय डिफॉल्ट यूज़ करें। अगर आपने कोई टेम्पलेट यूज़ करनी है तो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब जो टेम्पलेट है वो आप खुद से नहीं बना सकते, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो टेम्पलेट्स के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे डिफ़ॉल्ट है, ब्लैंक स्क्रिप्ट है, टैब्स है और ब्रेस मेन्यू है। तो ये टेम्पलेट जो है आपको यहाँ पे मिलेंगी, आपने खुद से नहीं टाइप करना है, यानी कि आपने डिफ़ॉल्ट टाइप करना है या ब्लैंक टाइप करना है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट के लिए आपको कुछ भी टाइप करना नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे। ओके, तो अब उन्होंने एक टेम्पलेट दिया है, यानी ये एग्जांपल दिया है कि प्रोजेक्ट का नाम होना कैसे चाहिए। जैसे हमने CLI में पढ़ा था कि हम हाइफन नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दे दिया ऑप्शन कि आप हाइफन भी यूज़ कर सकते हो और स्मॉल लेटर में आपने यूज़ करना है। तो हम इसी को फॉलो करेंगे अगर हमारी प्रोजेक्ट नेम के अंदर कोई स्पेस आता है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते हैं डेमो हाइफन ऐप, तो इंटरप्रेस करते हैं। आपने ये खास क्या रखना है कि इस सेम नेम का जो फोल्डर है पहले से अवेलेबल ना हो। अगर अवेलेबल होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंटरप्रेस करेंगे। अब जैसे हमने इंटरप्रेस किया तो हमारे पास डायरेक्टरी बन चुकी है। डायरेक्टरी नेम जो है डेमो ऐप है, हैज़ फाइल दैट माइट बी ओवरराइट। और ये जो पैकेजेस हैं उसने इंस्टॉल कर दिए। रीडमी ऐप, ऐप जेसन, एसेट्स, कंपोनेंट्स और जितने भी फाइल्स उसको चाहिए थी उसने निकाल। और एक सेकेंड, आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जो प्रॉब्लम मैंने बोला है वो भी आ चुकी है मेरे पास।
हम चेक कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव। तो डेमो ऐप जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम न्यू बना लेते हैं। डेमो एक्सपो कर लेते हैं इसको। अब हमने जैसे डेमो एक्सपो किया, अब जो है इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यू हो चुका है। अब ये कुछ टाइम लेगा। अब बेसिकली क्यों टाइम लेगा, अब जो ये फोल्डर्स हैं ये इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक्सपो फोल्डर को ओपन करें तो आप देख सकते हो ये फोल्डर्स एंड फाइल्स हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे जितनी भी फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं वो अब आ रही हैं। और यहाँ पे एक रन टाइम इन्वायरमेंट का फोल्डर चाहिए जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर नहीं है। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर नहीं है। तो नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर अभी आना है, वो लास्ट में आएगा। क्योंकि ये जितनी भी फाइल्स हैं वहाँ पे जैसे हमें फाइल्स मिलती हैं, नोड मॉड्यूल जो है हमारा लोकली इंस्टॉल होता है यहाँ पे। नोड मॉड्यूल का फोल्डर जो है लोकली इंस्टॉल होगा। कभी भी आप गिट पे कहीं पे भी उसको क्या बोलते हैं, गिटहब रिपोजिटरी का एक नाम है, टर्म बोला जाता है। अगर हम कभी भी उस में अपना कोड शेयर करते हैं तो वहाँ आपका नोड पैकेजेस नहीं जाते। तो आप देख सकते हो अभी आपके पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर आया है और अब ये आपका प्रोजेक्ट जो है सेटअप हो चुका है। यहाँ पे उसने बताया है कि आपके पास ये वार्निंग्स हैं, तो वार्निंग्स को जो है आपने इग्नोर करना है। क्योंकि ये डेप्रिकेटेड जो पैकेजेस होते हैं उसके बारे में बता रहा होता है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है फ्यूचर वर्जन के अंदर रिमूव हो जाएंगे। अगर हम उसमें से कोई पैकेज यूज़ किया होगा तो तब हमारे प्रोजेक्ट में इशू आएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं आएगा। और यहाँ पे हमारे पास वल्नरेबिलिटीज़ हैं, 5 लो हैं, 6 हाई हैं। तो ये हमारे पैकेजेस की वजह से आ रही हैं कि इतने पैकेजेस आपके इंस्टॉल किए गए हैं, उसमें ये प्रॉब्लम्स थी, तो इनको आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो इसको भी आपने जो है वो इग्नोर करना है जब तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्योंकि ये आते रहते हैं, क्योंकि आपके नोड के अंदर अब 1000 से ज़्यादा पैकेजेस हैं और अब एक-एक को आप चेक नहीं कर सकते भी किसमें प्रॉब्लम है। तो जब तक आपको एरर ना आए तब तक आपने इसको इग्नोर करना। अब उसने यहाँ पे बेसिक कमांड दी हैं टू रन योर प्रोजेक्ट नेविगेट टू डायरेक्टरी। तो सबसे पहले हमें नेविगेट टू डायरेक्टरी जाना है, यानी कि cd डेमो एक्सपो। जैसे हम इस डायरेक्टरी पे जाएंगे, अब उसने हमें कमांड दे दी है npm run android फॉर एंड्रॉयड iOS वेब। तो आप हम इसको सबसे पहले अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो ये कमांड है, अगर आपने VS कोड को कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो cd स्पेस डॉट लिखने से आपका जो VS कोड है वो उसी फ़ोल्डर में ओपन हो जाएगा जिस फ़ोल्डर में आपने कमांड टाइप की है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अगर हम अब कमांड रन करें तो यहाँ पे मैं कमांड रन कर रहा हूँ। जो बेसिकली कमांड हमारे पास यहाँ पे मेंशन की गई है npm run android। अब ये जो npm run android है, ये अब इस प्रोजेक्ट को कैसे पता चलेगा कि हमारा ये कमांड हमने रन करनी। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपने जाना है तो यहाँ पे package.json में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी गई है। अब बेसिकली ये स्क्रिप्ट हैं जो कि आप रन करते हो। स्टार्ट है हमारे पास, रीसेट प्रोजेक्ट है, एंड्रॉयड iOS वेब टेस्ट और लिंट है। तो ये बेसिकली वो स्क्रिप्ट हैं जिसको आप स्टार्ट करते हो। तो अगर मैं स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट भी लिखूं, सूडो में अपने लिए टाइप कर रहा हूँ, तो npm स्टार्ट अगर हम करें तो आप देख सकते हो हमारे पास प्रोजेक्ट वो सेटअप हो चुका है। और वो कह रहा है पोर्ट 8081 जो है ऑलरेडी रनिंग है विंडोज़ के ऊपर। आप जो है वो पोर्ट 802 इंस्टेड यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि न्यू पोर्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं येस करूँगा। तो ये मेरे न्यू पोर्ट के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल कर देगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर प्रोजेक्ट के अंदर जब वो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है जिसको मैं बोल रहा हूँ मेट्रो। थोड़ा सा स्क्रॉल अप हो जाए तो फिर बेस्ट रहेगा। ओके, तो ये लाइन सबको विजिबल है, स्टार्टिंग मेट्रो बिल्डर। जी सर। तो अब ये जो मेट्रो बिल्डर है ये बेसिकली वो पैकेज है जो कि आपके एंड्रॉयड के रिएक्ट नेटिव के जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको वॉच कर रहा है और आपको जो है आउटपुट दे रहा है। अगर इसमें इसको अगर आप लगेगा कि आपके प्रोजेक्ट में कोई इशू है तो आपको वो नोटिफाई करेगा और आपका जो आउटपुट है वो आप इसी के थ्रू देख सकते हो। अब ये जो QR कोड है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, अगर आप उसको स्कैन करना चाहते हैं तो कैमरा आप ओपन करके स्कैन कर सकते हैं। अगर आपने वेब में देखना है
तो आपके पास ये पोर्ट नंबर अवेलेबल है, जिसके आप कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो ये आपके ब्राउजर में जो है ओपन हो जाएगा और आपको एक डेमो टेम्पलेट कोड मिलेगा यहाँ पे, जिसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप देख सकते हो कुछ चीज़ें जो है वेब मॉड्यूल के अकॉर्डिंग वो बिल्ड कर रहे हैं। तो वेब बिल्ड हो चुका है कंप्लीट। तो जैसे बिल्ड कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आउटपुट शो होना स्टार्ट हो गया। अब ये बेसिक प्रोजेक्ट है जो कि उन्होंने हमें दिया है। अगर हम इसका सोर्स कोड देखें, अगर मैं इंस्पेक्ट करूं ब्राउजर के अंदर, एलिमेंट पर आए, तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली वो कोड है जो कि हमारा कंपाइल होके आ रहा है। किसको आइडिया ये कौन सा किस चीज का कोड है? कोई बता सकता है ये कौन सा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे? किसी को आइडिया नहीं है ये कौन सा कोड लिखा हुआ? सर ये जो हमारी डिफ़ॉल्ट ऐप जी डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं है उसका कोड है। सर ये HTML का लिखा हुआ है। जी, ये HTML का कोड लिखा हुआ है और इसके साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको CSS नजर आ रही है। यस। और अगर आप ब्राउजर के अंदर आओ तो कंसोल के बाद सोर्स टैब मिलती है। तो सोर्स टैब में अगर आप देखोगे यहाँ पे एसेट्स फोल्डर के अंदर आपको आपके आइकन्स मिलेंगे और इंडेक्स फोल्डर के अंदर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे कोई कोड नहीं। तो ये वेब पैक्स के अंदर तो ये बेसिकली वेब पैकेट्स हैं जो कि हमें ओपन नहीं करने दे रहा। ओके, तो ये वाली फाइल जो है हमारी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा वो जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि यहाँ विजिबल है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो अब आपको यानी कि अपना जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो यहाँ मिलेगा। तो यानी कि ये वो जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि हमने वहाँ पे लिखा है, जैसे कि फ्लेक्स बेसिक ऑटो है, कंपोनेंट्स हैं, डिव टैग है, हमारा तमाम चीज़ें जावास्क्रिप्ट में थी वो यहाँ पे हमें शो हो रही हैं, जो हमारा बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपो फ्रेमवर्क। तो ये तमाम कोड हमारा बिल्ड हो। ऐसे ही आपका जो एंड्रॉयड होगा वहां पे जब ये कोड जाएगा तो वहां पे आपको HTML नजर नहीं आएगा। वहां पे आपको नेटिव कोड जो है आपका वो नजर आएगा। यानी कि एक अगर हम बात करें तो कोटलिन और जावा जावा जब कंपाइल होती हैं तो वो आपके उसमें जाती हैं। लाइबा है क्लास में? जी सर। लाइबा का कोटलिन कोड जब कंपाइल होता है तो कौन किस लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है? बाइनरी में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट? ओके चलें। तो सर बाइनरी में कन्वर्ट होता ओके, तो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो अब हम यहाँ पे ये देख चुके हैं कि हमारा जितना भी कोड होगा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जाएगा, यानी कि उस प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट होने वाला है। तो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट आप एंड्रॉइड पे नहीं रन कर सकते। तो किसका माइक्रोफोन ऑन हो गया? तो ब्राउजर के अंदर अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो आपका कोड जो है वैसे ही दिखेगा जैसे आप तो ब्राउजर के अंदर जो हमारा कोड है वो बेसिकली वैसा ही दिखेगा जैसा हमारे पास एंड्रॉयड ऐप में दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हमने ये समझना है ये जो कोड है ये कैसे वर्क कर रहा है और हम इसको रीराइट कैसे कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन में चेंजिंग कैसे कर सकते हैं।
अरे किसका माइक्रोफोन ऑन है? लाइबा, अपना माइक ऑफ करो। ओके, तो अब ये लाइबा, अरे भाई रुक जाओ। ओके, तो अब हम अगर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे भी हमें सेम app.json मिलेगा, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की डिटेल है सबसे ज़्यादा, यानी कि नेम है, स्लग स्लग बोला जाता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा-सा क्लोज़ करने से पहले बैकग्राउंड में डालते हो। वो आइकन होता है ना, थ्री बटन जो आपके बॉटम में नज़र आ रहे होते हैं हर मोबाइल के, तो आप उस पे क्लिक करते हो तो आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चली जाती है। तो वहाँ पे जो आपको नेम शो हो रहा था उसको स्लग बोला जाता है। वर्जन्स हैं, ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन बेसिकली आपके पास मोबाइल डिवाइस के अंदर होती है, स्लग किसको बोला है, किसको कहते हैं? जो आपका एप्लीकेशन मिनिमाइज करने से पहले वहाँ पे एक छोटा-सा नाम शो हो रहा था एप्लीकेशन का। सर ऊपर टाइटल में? अ, टाइटल में नहीं, अब मैं आपको फिर? कैसे थ्री बटन आइकन पे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, थ्री बटन आइकन पे क्लिक करते हो, तो वहाँ पे छोटा-सा जब क्लोज़ हो रही थी स्क्रीन, तो वहाँ पे नाम और आइकन दोनों शो हो रहे थे। सर नहीं समझ आई। अगर एग्ज़ाम्पल मिल जाए कोई इंटरनेट पे। आपके मोबाइल में थ्री बटन आइकन है बॉटम पे, जो 3 बटन होते हैं, एक मिडल वाला बटन होता है, एक बैक वाला होता है, एक होम स्क्रीन पे आने वाला होता है, उसके बाद एक 3 बटन आइकन होता है। सर ये तीनों तो होते हैं, बैक वाला, मिडिल वाला और हाँ जी, जो बाकी। 3 बटन आइकन होता है ना, 3 बटन आइकन होता है जो, जब हम कोई भी एप्लीकेशन क्लोज़ करते हैं, यानी क्लोज़ कर हम उसको बैकग्राउंड में क्लोज़ नहीं करते, यानी कि उसको ऑफ नहीं करते हैं, वो बैकग्राउंड में रहती है। जी सर। वहाँ पे हमें हर एप्लीकेशन का नेम शो हो रहा होता है। जी सर, समझ आ गई। तो वो नेम है बेसिकली हमारा, यानी कि वहाँ पे अगर हमें नेम सेट करना है ना कि भी कौन सी एप्लीकेशन है, तो वो वहाँ पे हमारा सेट हो जाता है। तो इसके साथ-साथ आपकी ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन बेसिकली बोला जाता है आपकी डिवाइस की पोजीशन, कि वो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी एप्लीकेशन की ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट है, वो चेंज नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे सेट करते हो, उसको चेंज करते हो, भी हॉरिजॉन्टल रखनी है तो फिक्स हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर उसके साथ-साथ जो है आप कुछ भी उसको डायनामिक करना चाहते हो, भी मूव हो सके, रोटेट हो सके, तो वहाँ पे आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो। तो ये हम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको नहीं, क्योंकि टाइम कम रह गया। कितने मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में? सर 10 मिनट्स हो गया। ओके। इसके अलावा जो आपके पास ऐप आइकन है, उसकी भी लिंक है यहाँ पे। तो ये जैसे आप यहाँ सेट करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऐप आइकन है, यानी कि लोगो जो होता है आपका एप्लीकेशन का, वो भी यहाँ पे ऐड ऑन है। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, आर्च इनेबल है। आर्च बेसिकली आपका वो जो कैमरा का हिंज होता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर जो है, अडैप्टिव आइकन्स। ओके, तो अगर आप डार्कर स्क्रीन अगर आप यूज़ कर रहे हो कलर स्कीम में, तो वहाँ पे आपका अगर आइकन चेंज करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। वेब व्यू बिल्डर है, प्लगइन्स हैं, एक्सपो राउटर है, स्प्लैश स्क्रीन। तो स्प्लैश स्क्रीन के बारे में कोई जानता है स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है? नो सर। स्प्लैश स्क्रीन बेसिकली जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, यानी कि आइकन में क्लिक करते हो, तो जैसे वो ओपन होती है, सबसे पहले आपको यहाँ व्हाइट स्क्रीन शो हो रही थी, ब्लैक स्क्रीन शो हो रही थी, यहाँ अक्सर जो है उस एप्लीकेशन का लोगो शो होता है। छोटा सा लोडिंग आता है, 1 सेकंड 2 सेकंड का, तो उसके बाद आपके पास वो फुली एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। ऐसा होता है ना? जी। तो जी वो सर। बेसिकली आपकी जो है स्प्लैश स्क्रीन होती है, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है लोड हो सके, तो वो सेट की जाती है। उसके लिए आप यहाँ पे अपना प्रॉपर सेटिंग कर सकते हो। आपने इमेज आइकन लगाना है तो वो आप लगा सकते हो।
उसकी विड्थ, कंटेनर और बैकग्राउंड साइज़ जो है वो आप अपना यहाँ पे सेट कर सकते हो, कि अगर आपने वहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन अगर लगानी है, अगर उसमें कुछ कस्टमाइज़ेशन करनी है, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ पे सेट करोगे। तो ये बेसिकली आपकी जो तमाम कॉन्फ़िगरेशन है, ये एंड्रॉयड और आईओएस में जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि एंड्रॉयड और आईओएस में हम डिफरेंट फ़ाइल यूज़ करते हैं। तो मैनिफेस्ट फ़ाइल है वहाँ पे हमारे पास, वहाँ पे हम एक्सएमएल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, और आईओएस के अंदर हमारे पास बिल्ट इन एंड्रॉयड के अंदर जो है वो एक्स कोड के अंदर जो बिल्ट इन है उन्होंने प्रॉपर सेटअप दिया हुआ है, जहाँ पे अपनी स्प्लैश स्क्रीन को आप सेट करके एनिमेट करते हो। लेकिन यहाँ पे हमें जो है इस फाइल के अंदर सारी चेंजिंग करनी होगी, वो खुद ब खुद उसको सेट कर देगा। हम ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन नहीं कर सकते इसमें। तो ये थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो अब सबसे टॉप पे जो है हमारे पास डॉट, अच्छा, आपके कोडिंग जर्नी के अंदर जो भी आपको डॉट वाले फाइल्स मिलें या फ़ोल्डर्स मिलें, इसका मतलब है वो कैशेज़ हैं। आपने उसको एडिट नहीं करना, ये खुद ब खुद जनरेट होते हैं। कुछ कैशेज़ को हम एडिट करते हैं, वो भी हम बिल्डिंग के दौरान एडिट करते हैं, लेकिन वो हमारे कोड पे इफ़ेक्ट नहीं कर रहे होते। तो ये कैशेज़ होती हैं, ये फाइल खुद ब खुद जनरेट होती हैं, तो आपने इनको इग्नोर करना है। तो ये हमारे पास फास्ट रीलोडिंग और फास्ट प्रोसेसिंग के लिए बन रही होती हैं फाइल्स, तो ये ऑटोमेटेड फाइल्स होती हैं, तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं। अब जो सबसे पहला फ़ोल्डर है हमारे पास, वो ऐप का फ़ोल्डर है। ये बेसिकली हमारा राउटर है। राउटर मतलब अगर हम यहाँ पर हैं, तो आपको ये स्क्रीन शो हो रही है। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन शो हो रही है ऐप की, होम, और इसके बाद आप एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन चेंज हो रही है। ये बेसिकली आपका राउटर है। तो इसके अंदर आपका ऐप का राउटर यानी कि टैब्स जो है सेट की गई हैं। अब आपको प्लस और अंडरस्कोर वाली फाइल्स और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बारे में अभी आइडिया नहीं होगा, लेकिन हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये बेसिकली हमारा प्राइवेट और पब्लिक और सिक्योर फ़ोल्डर्स को सिक्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो, तो इनका कोड जो है वो वहाँ पे एक्सेसिबल ना हो, ताकि कोई भी यूज़र जो है अपना कोड को चेंज ना कर पाए। तो इस चीज़ों के लिए यहाँ पे हम कुछ स्पेशल करैक्टर यूज़ करते हैं, जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे, डीप डाउन करेंगे कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है। तो लेआउट बेसिकली आपका वो टैब्स हमने सेट किए हैं, जिसके अंदर आपकी स्क्रीन्स हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है हमारे पास है, वो होम है, और उसके बाद हमारा एक्सप्लोर है। तो अगर हम यहाँ पे टैब्स बढ़ा देते हैं, ओके, तो प्रॉब्लम ये आया है कि हमारे पास जो मेरे ख्याल में सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 की ही है। हमें चेंज करना पड़ेगा। एक्सप्लोर, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा उन्होंने टैब्स की जो है वो सेटिंग कहाँ पर ऐड ऑन की हुई है, क्योंकि ये लेटेस्ट वाला है, थोड़ा-सा इसमें चेंजिंग आई है कोड में। तो ये मेरे पास स्क्रीन कोड है। ओके, टैब और बटन्स हैं, हैप्टिक टैब्स हैं मेरे पास। और अगर हम पे जाएँ इस कोड के अंदर, सर दोनों टैब्स के नेम सेम है, इस वजह से तो नहीं हो रहा? दोनों टैब्स के नेम, नहीं, नेम का कोई इश्यू नहीं, पैरामीटर्स तो आप जो मर्ज़ी पास करो।
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर हम इसको टाइटल को चेंज भी करें, ओके, तो एक्सप्लोर राउट जो है हमारे पास सेम ही है। ये यहाँ पे ना इन्होंने सेटिंग की होगी कि उसमें जो राउटर है वो उन्होंने सेट किया होगा। बेसिकली हमारे पास एक्सप्लोर राउटर है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो एरर जो दे रहा है लोडेड यूज फॉन्ट्स। एरर फॉन्ट का दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम टैब में आ रही है। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल राउटर का है, हमने दूसरा राउटर नहीं क्रिएट किया जिसकी वजह से हमें वो एरर दे रहे हैं, क्योंकि सेम राउट है ना। अगर आप बात करो राउट की, तो यहाँ पे हमें सेम राउट मिल रहा है, तो सेम राउट का प्रॉब्लम हो सकता है कि सेम राउटर होने की वजह से हमें प्रॉब्लम कर। ओके, तो आज हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया। अब कल जो है हम इसमें कोड का जो है चेंजिंग करेंगे, और यहाँ पे जो फाइल बेस्ड राउटिंग है, बेसिकली ये जो राउटिंग है हमने इसको समझना है सबसे पहले तो, क्योंकि यही आपका मेजर है एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप इस राउटिंग को समझ जाओगे तो आप इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब जो कंपोनेंट्स हैं अगर आप उनकी बात करो, तो जितनी भी चीज़ें आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं वो रिएक्ट नेटिव के अंदर बेसिकली उन्होंने ऐड ऑन की हुई हैं। अगर आपने स्टाइल प्रॉप्स हैं, व्यू स्टाइल्स हैं, जितनी भी आप यूज़ कर रहे हो, ये रिएक्ट नेटिव के अंदर बिल्ट इन है, लेकिन आप इसके अंदर अपना रिएक्ट का जो कोड है, यानी कि रिएक्ट का जो कोड है वो यूज़ कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे जो इन्होंने बेसिक टेम्पलेट दिया TSX की दी है, तो आपके पास भी TSX की है या आप JSX की बना रहे हो? JSX सभी सही बाय डिफॉल्ट जो बनता है वो TSX का बनता है, और जो ब्लैंक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं वो JSX। ओके, उसके अंदर तो हमें कन्फिग करना पड़ता है ना। मुझे ये बताओ, आपने JSX से करना है या फिर TSX से करना है? मेरे ख्याल में क्लास का टाइम एंड होने वाला है। ओके, तो आप लोगों ने क्वेश्चन मेरा ये था कि आप लोगों ने JSX से करना है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, या टाइपस्क्रिप्ट भी आप पढ़ रहे हो साथ-साथ? सर जावास्क्रिप्ट सर। सर आज का हमारा सेशन हो जाए ना, फिर हम बताएंगे कि वो क्या करवा रहे हैं सर। जावास्क्रिप्ट से करवाइए आई थिंक। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि वो जावास्क्रिप्ट से यानी कि आपका करवाएँगे। कोई टाइपस्क्रिप्ट तो आपने अभी पढ़ा नहीं है। कोई जी दोनों सिमिलर ही लैंग्वेजेज़ है, यहाँ पे जस्ट आपको टाइप्स डिफाइन करनी पड़ती हैं। कि आप उसका क्यों यूज़ कर रहे हो और कौन सा डेटा आने वाला है, और कुछ एक्सटर्नल चीज़ें अवेलेबल हैं बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। इनका सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का ये, इस तरह यानी कि इसको आप समझ लो। अब
हमने ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया है। अब मुझे आज की जब आप क्लास ले लोगे, तो उसके बाद मुझे बताना कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, फिर हम उसके अकॉर्डिंग यानी कि स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट सेटअप जो है डिटेल में मैं आपको उसी अकॉर्डिंग बता दूँ, क्योंकि मैंने अभी डिफ़ॉल्ट सेटअप किया है यहाँ पे। ओके, तो अगर हम स्टाइल्स की बात करें, तो कंपोनेंट्स, अगर आप बात करो कंपोनेंट्स की, तो अगर आप जो भी कंपोनेंट देखोगे यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलेगा। तो ये फंक्शन जो है ना जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब उसका रिएक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है? रिएक्ट के अंदर डिफरेंस ये है कि उसका जो नेम हम लिखते हैं ना, वो हम कैपिटल में लिखते हैं। कैपिटल में इस वजह से लिखते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो कि हम JSX यूज़ कर रहे हैं। तो अगर रिएक्ट के जो हम रूल्स अगर पढ़ें, तो हमारे पास रिएक्ट के सिंपल से 3 रूल हैं, 3 से 4 रूल हैं। वो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देख भी सकते हो कि रिएक्ट जो लाइब्रेरी है उसके 3 ही रूल्स हैं। तो ये JSX है, एक मार्कअप है, यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला रूल ये है कि आपने एक पेरेंट बनाना है, यानी कि रिटर्न के अंदर, यानी कि आप इसमें जो रिटर्न कर रहे हो, जो चीज़ रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न हम क्या कर रहे हैं? हम UI एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं। तो UI एलिमेंट जो हमारे पास है, क्योंकि रिएक्ट है लाइब्रेरी, वो हमारे पास फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, बैक एंड लाइब्रेरी नहीं है। बैक एंड के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो कोई बैक एंड के लिए हम कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर रहे होते, कोई फ्रेमवर्क वगैरह नहीं यूज़ हो रहा होता जिसको हम लर्न करते हैं। हम बैक एंड के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो बैक एंड का हमारा कोड लिखा जा रहा है। उसको मैनेज करने के लिए हम कोई लाइब्रेरी या फिर कोई फ्रेमवर्क लिखते हैं, लेकिन वो कोड जो है बैक एंड का हमारा लैंग्वेज के अंदर हो रहा होता है। तो अब ये जो रिटर्न है, उसका जो पेरेंट रहेगा वो सिंगल रहेगा हमेशा। कभी भी वो मल्टीपल पेरेंट वाला रिटर्न नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे 2 चिल्ड्रन आप क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि जो भी होगा आपका रिटर्न, वो आपका सिंगल ही रहेगा। ठीक है? अगर आप किसी भी कोड में बात जाओ, तो जहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है आपके पास, तो ये बेसिकली एक फंक्शन है, ये रिटर्न आ गया इसका। तो अगर आप रिटर्न की बात करो, तो यहाँ पे सिंगल ही है, आपको एक सिंबल व्यू मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और लिखने की कोशिश करूँ, तो आप देखोगे मेरे पास एरर आ रहा है तमाम कोड के अंदर। वो कह रहा है JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, कि JSX का जो एक्सप्रेशन है, यानी उसका जो कोड है, उसके अंदर एक ही पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, आपको मल्टीपल पेरेंट नहीं बना सकते। तो ये आपका एक रूल है जो कि आपने सबसे पहले याद रखना है। इसके अलावा जो है, अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें, तो यहाँ पे जो आपके पास HTML है वो सिमिलर है, लेकिन वो हम उसको JSS फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके अंदर आपका जो क्लोजिंग टैग है, वो आपका यहाँ पे स्लैश के साथ आएगा, और क्लास को, यानी कि जैसे हम CSS में क्लास लिखते थे, HTML की प्रॉपर्टी देते थे, यहाँ पे एज अ क्लास नेम लिखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर क्लास नेम नहीं आएगा, तो हम कोई और कंपोनेंट ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हमें थीम वाले में शायद मिल जाए। तो यहाँ पे एक स्टाइल वाला हमारे पास है, लेकिन क्लास नेम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लास नेम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो किसी भी में अभी उन्होंने क्लास नेम यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने स्टाइल एट्रीब्यूट ही यूज़ किया हुआ सब जगह। तो यहाँ पे कहीं कंपोनेंट हमें मिल जाए जहाँ पे हमें एडिट कर सके। ओके, तो चले हमें यहीं पर एडिट करने की कोशिश करते हैं। ये स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद अगर हम क्लास दें, तो आपको जो है क्लास में एरर मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लास नेम दें, तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी को जो है वो एक्सेस कर रहा है। अभी आपको एरर नहीं मिल रहा है यहाँ। तो एक तो आपके पास ये है कि आपने जो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, वो 2 एट्रीब्यूट से आप कर सकते हो, या तो आप स्टाइल के थ्रू कर सकते हो, या आप क्लास नेम के जरिए, यानी कि प्लेन CSS अगर आप लिखना चाहो, तो आपका क्लास नेम आएगा। स्टाइल बेसिकली आपका जो स्टाइल एट्रीब्यूट है जिसकी हम स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी अपना, तो ये प्रॉपर आपका JSX जो है वो प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, फ़ॉन्ट साइज़, नंबर वगैरह जो भी आपका है स्टाइल शीट के अंदर। तो ये आपके पास रिएक्ट नेटिव का ऑफिशियल है, यानी कि ये रिएक्ट नेटिव के अंदर बिल्ट इन है स्टाइल शीट। तो अगर आप यही यूज़ करना चाहो, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर इसके अलावा जो है आप
CSS, प्लेन CSS कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो जैसे कि टेलमेंट हो गया, इसके अलावा जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है डायरेक्टली जो है लिंक उठा के लगाओगे तो आपकी यूज़ हो जाएगी। उसके लिए आपको CLI चाहिए होगा टेलमेंट का, और रिएक्ट नेटिव के लिए सर टेलमेंट कैसे यूज करेंगे उसके लिए हम इसके अंदर? प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जैसे हम वेब में करते हैं ना वैसे नहीं है उसके अंदर। उसके लिए आपको एडिशनल चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी। अगर हम टेलमेंट की लाइब्रेरी पर आए, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने, तो यहाँ पे आपके पास टेलमेंट है और इसमें इंस्टॉलेशन की उन्होंने गाइडेंस दी हुई है कि जैसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं सेम ऐसे आप इंस्टॉल करोगे, लेकिन इसके अंदर आप जो है CLI भी इसका इंस्टॉल करोगे। तो स्टार्ट विद टेलमेंट CSS और CLI, तो ये बेसिकली आपका CLI होगा जिसको हम ऐड ऑन करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो हम फ्रेमवर्क्स हैं उनके बारे में देखते हैं, यहाँ पे जो फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रहे हैं, तो फ्रेमवर्क गाइड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे मेंशन होगा रिएक्ट ऐप का, तो ये हमारे पास रिएक्ट ऐप का है। तो हर फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना सेटअप दिया हुआ है। तो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप मेरा प्रोजेक्ट है, और npx टेलमेंट इनिशियलाइज है, और आपको फिर ये टेलमेंट की कॉन्फ़िग फाइल मिलेगी, वहाँ पे आप कंटेंट वगैरह अपना ऐड करोगे, थीम, और फिर आप index.css की फाइल बनाओगे जो कि आपने सोर्स डायरेक्टरी में बनानी है, और उसके बाद जो है आप फिर स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रॉपर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर ऐसे नहीं होगा। तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए आई थिंक उन्होंने डिफरेंट दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो सर ये रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में सेम होता है सेटअप इसका? सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और तरह करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें CLI जो है ना सेटअप करना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे हमें CSS की फाइल नहीं मिल रही। तो CSS की फाइल नहीं मिली, इसका मतलब हमें उसको कंपाइल भी तो करवाना है। तो यस सर। माइनर सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। यानी कि आपका माइनर सा ही डिफरेंस होगा, क्योंकि हम जब टेलमेंट में कंपाइल करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सोर्स डायरेक्टरी होती है। तो अगर आप यहाँ की बात करो तो आपके पास सोर्स डायरेक्टरी है नहीं। वहाँ पे तो हमारे पास एक ही डायरेक्टरी होती है, ऐप वाली डायरेक्टरी होगी या सोर्स वाली डायरेक्टरी होगी। यहाँ पे हमारे पास ऐप भी है, वो भी कंपाइल होना है, कंपोनेंट्स में हमारे कंपाइल होना है, यूआई भी कंपाइल होना है। तो तमाम चीज़ें हमारी कंपाइल होनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी। और वहाँ पे तो हमारे पास जो है ग्लोबल CSS कन्फिग होती है। ऐसे है ना, ग्लोबल CSS की फाइल कन्फिग होती है। तो यहाँ पे ग्लोबल CSS भी नहीं है, तो वो हमें सेटअप करना पड़ेगा उसका। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, तो हम एट्रीब्यूट्स JSX के बारे में स्टडी कर रहे थे, रूल्स उसके बेसिकली क्या हैं। तो हमने तीन रूल्स पढ़ लिए हैं, जिसमें सबसे पहला रूल ये है कि आपने पेरेंट सिंगल बनाना है, और उसके बाद जो है आपका क्लास के बजाय क्लास नेम यूज़ करोगे, और जो भी आपका स्टार्टिंग टैग होगा उसको क्लोजिंग लाजमी लिखोगे। क्लोजिंग मतलब, अगर ये टैग है, इसका स्टार्टिंग भी है और इसका क्लोजिंग भी है। क्लोजिंग में कैसे आइडेंटिफाई हुआ? यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, ये क्लोजिंग है। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका स्टार्टिंग तो होता है लेकिन क्लोजिंग नहीं होता। अब वो कौन से टैग होते हैं जो कि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, या HTML में भी अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे भी, जैसे कि ये वाला टैग है, ये हमने मटेरियल आइकन्स इंपोर्ट किया है। यानी कि यहाँ पे देखो, आपने इंपोर्ट किया किसी और फाइल से, तो ये जैसे हमने इंपोर्ट किया तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं बनेगा। यानी कि ये सिंगल टैग ही आपका स्टार्ट एंड क्लोज है, लेकिन इसको क्लोज करने के लिए हम एंड पे स्लैश लाजमी लगाएं। तो ये आपने नोट रखना है इसका, कि आप उसका स्लैश लाजमी लगाओगे। ये तो आपके हो गए फिक्स रूल जिनकी वजह से आपको एरर मिलेगा, लेकिन एक वार्निंग वाला रूल भी है, जिसमें आपने अपना नेम जो है वो कैपिटल में लिखना है। यानी कि जो आपका नेम होगा फंक्शन का, कंपोनेंट का, यानी कि जो आप फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हो उसका नेम जो है कैपिटल में लिखोगे। अगर स्मॉल में भी लिख रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको वार्निंग मिल सकती है कि ये कुछ कुछ जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वहाँ पे वार्निंग्स आपको मिल सकती है। कुछ फ्रेमवर्क जब बिल्ड प्रोसेस चल रहा होता है तब आपको वो एरर भी दे सकता है उस वजह से। तो आपने उसका नेम जो है कैपिटल में लिखना है, ताकि जो आपका कंपाइलर है उसको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए कि आपने ये कंपोनेंट ही बनाया है, इसको आपने किसी और चीज़ के लिए नहीं बनाया। तो आपने उसका नेम जो है वो कैपिटल रखना है। तो ये आप अपने प्रैक्टिस में यानी कि ऐड कर सकते हो। तो ये आपके पास रूल्स हैं JSX के। और रिएक्ट जो है ना वो
रेक का जो एक्सटेंशन है जेएसएक्स वो इतना ही है, यानी कि यूआई लिखने के लिए आपके पास इतना ही है। बाकी जो हमारे पास यूज होते हैं वो हुक्स यूज होते हैं बेसिकली। हुक्स किस लिए यूज होते हैं? वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए यूज होते हैं। जैसे आपने स्टेट को मैनेज करना है, डाटा शेयरिंग करनी है, तो वो उस काम के लिए आपके हुक्स यूज होंगे। अगर आप कोई इवेंट क्रिएट कर रहे हो, उसको आपने मैनेज करना है, तो उसके लिए आपके पास हुक्स आएंगे डिफरेंट टाइप के, कि आपने स्टेट चेंज करनी है, कंकरेंसी ऐड करनी है, और लाइव रिलोड करना है वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ों के लिए डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए हुक्स यूज होंगे, जो कि आपका बेसिक टाइप का जो इम्पोर्टेशन है वो आपका यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि आपका रेट के अंदर से ही हमें मिलेगा। ओके, तो अभी तक आपको आइडिया हो गया रेक्ट के बारे में और रेक्ट नेटिव के बारे में भी, किस तरह हम यूज़ करने वाले हैं। और लैंग्वेज तो हमारी सेम है, यानी कि हमारी जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो हम टीएसएक्स से यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो रहा है। जहाँ पे हमारा फ्रंट एंड का कोड होगा वहाँ हम टीएसएक्स यूज़ करेंगे, जहाँ हमारा बैक एंड का कोड होगा, यानी कि हमारा सिर्फ बैक एंड है, हमने कोई फ्रंट एंड नहीं लिखा, जहाँ पे कुछ भी चीज़ रिटर्न एज अ फ्रंट एंड नहीं हो रही। तो कुछ भी चीज़ अगर एज अ फ्रंट एंड हमारी लोड नहीं हो रही, तो हम वहाँ पे सिंपल एक्स हटा देंगे, यानी कि वहाँ पे जेएस लिखेंगे। जहाँ पे हमारा फ्रंट एंड रिटर्न हो रहा होगा, तो वहाँ पे हम टीएसएक्स लिखेंगे। ओके, तो यहाँ तक आइडिया हो गया आप लोगों को? जी सर। तो अब ये हमारा एक्सपो का और जेएसएक्स के बारे में गो थ्रू था, कि हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं। और सेटअप, प्रोजेक्ट सेटअप भी आपने देख लिया। और इसके अलावा जो है इसमें अब डिटेलिंग कोड है हमारा, तो वो आज आप जो लेक्चर है वो आप ले लीजिएगा यूनिवर्सिटी वाला, उसके अकॉर्डिंग मुझे बता दीजिएगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ताकि हम भी उसी तरह कंटिन्यू करें। ये ना हो कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको पढ़ाया जा रहा हो, और वहाँ पे आपको फिर समझ में नहीं आएगा ना, फिर आपके लिए दो चीज़ें करने के लिए हो जाएंगी। क्योंकि फ्रेमवर्क जो होता है वो हम किसी भी तरह लेके चल सकते हैं, उसमें फिक्स नहीं होता कि आप क्या चीज़ करने वाले हो। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है आपको विजुअली, आप न्यू स्टूडेंट्स हो, तो आपको विजुअली जो है बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट लग रही होंगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपको जो कोर्स है वहाँ पे आपको डिफरेंट लग रही है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सेम हो, क्योंकि जो एक वीक की जो लर्निंग है ये आपके लिए ईजी हो जाए। तो कल जो है हम डीप डाउन करेंगे, जिसमें हम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे सिंपल, विदाउट राउटर, विदाउट एनी स्टाइलिंग। तो हम फर्स्ट स्क्रीन बनाएंगे, और उसके बाद जो है वहाँ पे वन पे बस सेटअप करेंगे भाई राउटर हमारा कैसे सेटअप होता है, लेआउट किसको बोला जाता है, और कंपोनेंट जो हम बनाते हैं वो कैसे हम करेंगे, और कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो प्रॉप्स क्या होती हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और साथ साथ हम एक बेसिक सा हुक भी पढ़ेंगे, और स्टेट में जिसमें मैनेज करेंगे। तो ये चीज़ें हम वहाँ पे कल के इनके सेशन में हमारा ये टॉपिक होगा। तो उससे पहले जो है आपने मुझे आपकी जो क्लास होगी यूनिवर्सिटी में उसके बारे में मुझे अपडेट कर देना कि आपने वहाँ पे क्या चीज़ें लर्न की। ठीक है सर। ओके सर। ओके, तो मुझे ये बता दें एंड पे कि आपको मेरी जो ये राम कथा है ये समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ जो कि आपने फर्स्ट टाइम सुनी और समझ में नहीं आ रही? नहीं सर, फर्स्ट टाइम सुनी है लेकिन समझ आ रही है। ओके, फर्स्ट टाइम सुनी। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो मोस्टली आपके लिए बहुत यूनिक होने वाली हैं, क्योंकि कोडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने फ्रेमवर्क पढ़ना है। कोडिंग का मतलब ये होता है कि आपने उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो पढ़नी। जैसे कि अगर हमने कर्नल की बात करें, हमें कर्नल का आइडिया होना चाहिए, हमें शेल का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमने मोस्टली कमांड्स पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी हैं, परमिशंस लेनी होती हैं, रीराइट करना होता है, हमारा कैशे आ जाता है अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, हमने उसको क्लीन करना सीखना होता है कि भाई क्लीन कैसे करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो कोर फाइल्स होती हैं रन टाइम एनवायरनमेंट की, वो हमने समझनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं समझेंगे तो आगे हम प्रोजेक्ट को लेकर नहीं चलेंगे। तो ये एडिशनल चीज़ें हमें साथ साथ लर्न करनी। जी सर। अब किसी का कोई क्वेश्चन है? तो उससे ना कनेक्ट नहीं हो रहा, बस स्कैन करने के बाद भी लैपटॉप पे सही आ रही है आउटपुट, मगर मोबाइल से वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। मोबाइल पे वो क्या कह रहे हैं? स्क्रीन शो होती है, समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा आता है।
ओके, तो ब्लू स्क्रीन शो रही, अच्छा आपका जो लैपटॉप है, मोबाइल है, वो सेम इंटरनेट से कनेक्टेड है? यस सर, जो मोबाइल पे पैकेज है उसी से ही लैपटॉप कनेक्ट करते हैं हम। ओके, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो उसका, तो उसमें हम देख लेते हैं। किस क्योंकि जब आपके पास फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए कंपाइल करना ज़रूरी होता है। तो अगर तो आपका एक्सपो जब आप उसको स्कैन कर रहे हो, तो अगर तो वो कंपाइल हो रहा है वहाँ पे आपके टर्मिनल के ऊपर, जैसे कि अगर मैं आपको आउटपुट में दिखाऊँ, जब हमने फर्स्ट टाइम ब्राउज़र में ओपन किया था, तो आप देखोगे इस तरह का बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे वेब बिल्ड यानी कि लिखा हुआ आ रहा था। कुछ ये इस तरह का इंट्री जेएस जो है आपका 100% हुआ था। तो ये आपको वहाँ पे शो हो रहा है, प्रोग्रेस बार शो हो रही है। अगर तो इस तरह का कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो वहाँ पे उसने डिस्प्ले करवाया है। यहाँ हमारा जो कोड है वो बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। तो यहीं पे हमें एरर्स के आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे अगर तो ग्रीन ग्रीन है तो फिर तो ठीक है, अगर कुछ भी इस तरह का नहीं आ रहा तो वो प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ ये है कि जब वो बिल्ड प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर हमें दोबारा से हमारे टर्मिनल का नाम शो हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है। अगर तो इस तरह ब्लैंक यानी कि वो लॉग के बाद इस तरह का हमारा बॉक्स और या फिर जो कर्सर होता है, इसको कर्सर बोलते हैं, अगर वो शो हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, मोबाइल की वजह से कहीं डिले हो रहा है या नेटवर्क की वजह से कहीं डिले हो रहा है। एप्लीकेशन तो होती है, जो चेंजिंग करते हैं वो भी सब कुछ कोड में अगर चेंज कर तो आउटपुट में भी चेंज आता है लैपटॉप में, मगर मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं होता। स्कैन करते हैं बस वही ब्लू स्क्रीन शो होती है। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो जब आप मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो, तो इस तरह का प्रोसेस देखो बिल्ड आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एक टाइम पे ना आप एक ही डिवाइस पे यूज़ करके देखो, इनके वेब वाला क्लोज कर दो, और उसके बाद जो है ना ये एक ही बिल्ड यानी कि आप यूज़ करके देखो। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? अफीफा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। आपने प्रोजेक्ट सेटअप किया? ये सर मैंने किया है, मेरा एक आ रहा था एरर, मैं आपको वो बताती हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। ओके, चलिए ठीक है। ओके, आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था। और बाकी जो है हम कल यानी कि कंटिन्यू करेंगे। कल जो हम पहला जो अपना कोड लिखने वाले हैं वो उसको लिखेंगे और अपना आउटपुट में चेंजिंग्स यानी कि करेंगे। तो कल होपफुली जो है हम जो एम्प्टी यानी कि प्रोजेक्ट है वो हमारा, तो वो हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम स्क्रैच से सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो उसमें हम स्टाइलिंग और सीएसएस और डिफरेंट लाइब्रेरीज को पैकेज करना, तो ये हम टेलमेंट से स्टार्ट करेंगे अगर हमारा टाइम मिला तो। अदरवाइज जो है फिर हम बाद में उसको कन्फिगर करेंगे। लेकिन जो उसमें बिल्ट इन स्टाइल शीट हमें दी गई है, हम उसी को यूज़ करने की ट्राई करेंगे। ओके, ओके सर। ठीक है, फिर हम सेशन यहीं पर एंड करें। जी सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब आप सेशन लीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग।